नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पूर्व वाले वीडियो में आपने बालारिष्ट से संबंधित कुछ अन्य योगों के विषय में पढ़ा। लग्न में चंद्रमा हो, द्वादश स्थान में शनि हो इत्यादि, और बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति बलवान नहीं होना चाहिए तो बालारिष्ट योग की उत्पत्ति होती है। पुनः इस श्लोक में आचार्य वराहमिहिर ने संक्षेप रूप में बालारिष्ट योग की विशेष चर्चा कर दी है कि अमुक अमुक स्थानों पर यदि चंद्रमा है तो बालारिष्ट योग समझना चाहिए। या यूँ कहें कि अभी तक जितने चंद्रमा से संबंधित बालारिष्ट योगों की उत्पत्ति आचार्य ने बताई है, तो उन सभी योगों का समावेश इस श्लोक में आचार्य ने किया हुआ है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। बालारिष्ट के संदर्भ में यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व वाले पाठों में यह आपको बताया गया है कि बालारिष्ट योग में चंद्रमा की विशेष प्रधानता होती है और 12 वर्षों तक या 8 वर्षों तक बालारिष्ट योग बनता है। तो आप यह श्लोक देखें। इस श्लोक में आचार्य वराहमिहिर क्या कहते हैं। सुतमदननवान्त्यलग्नरन्ध्रेष्वशुभयुतो मरणाय शीतरश्मिः भृगुसुतशशिपुत्रदेवपूज्यैर्यदि बलिभिर्न युतोऽवलोकितो वा। इसमें बालारिष्ट के सहित बालारिष्ट भंग योगों को भी इसमें आचार्य ने वराहमिहिर ने प्रदर्शित कर दिया है। आप इसका अन्वय देखें। सुतमदननवान्त्यलग्नरन्ध्रेष्वशुभयुतो शीतरश्मिः मरणाय भवति यदि बलिभिः भृगुसुतशशिपुत्रदेवपूज्यैः न युतः अवलोकितः वा। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। सुतमदननवान्त्यलग्नरन्ध्रेषु पंचम सप्तम नवम द्वादश अष्टम भावेषु अशुभयुतः पापग्रहयुतः शीतरश्मिः चंद्रः मरणाय मृत्यवे भवति यदि किंतु बलिभिः प्रबलैः भृगुसुत शशिपुत्र देवपूज्यैः शुक्र बुध गुरुभिः न युतः युक्तः वा अथवा अवलोकितः दृष्टः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर ने इसमें बालारिष्ट योगों के साथ बालारिष्ट भंग की स्थिति को भी प्रदर्शित कर दिया है कि यदि ऐसी स्थिति हो तो बालारिष्ट होता है, किंतु पुनः अन्य ग्रहों की स्थिति हो तो बालारिष्ट का भंग भी हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि पंचम भाव में या सप्तम भाव में या नवम भाव में या द्वादश भाव में या अष्टम भाव में, इन सभी भावों में से किसी भी भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है और अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, अशुभयुतः शीत रश्मि, तो शीत रश्मि जो है अर्थात चंद्रमा अशुभ ग्रहों के साथ युक्त होकर के पंचम सप्तम नवम द्वादश और अष्टम स्थान में बैठा हुआ है तो बालारिष्ट होता है, और ऐसे स्थिति में शिशु का मरण कहना चाहिए। पुनः एक और स्थिति लगा दी है कि यदि ऐसी स्थिति हो तो शिशु का मरण नहीं होता है या बालारिष्ट भंग हो जाता है। कौन सी ऐसी स्थिति है? तो कहते हैं कि बलवान शुक्र या बलवान बुध या बलवान बृहस्पति चंद्रमा के साथ न तो युक्त हो और ना दृष्ट हो तो ही यह योग प्रभावी होता है। मतलब पंचम स्थान, सप्तम स्थान, नवम स्थान, द्वादश स्थान और अष्टम स्थान में यदि पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा है, किंतु उन स्थानों पर यदि बृहस्पति की, शुक्र की और बुध की दृष्टि है या बुध शुक्र बृहस्पति इनमें से कोई भी ग्रह यदि उन स्थानों में चंद्रमा के साथ गए हुए हैं
तो ऐसी स्थिति में बालारिष्ट प्रभावी नहीं होता है, अर्थात बालारिष्ट भंग हो जाता है, आप ऐसा समझ लें। तो इन स्थानों में यदि पाप ग्रहों के साथ चंद्रमा हो तो ही बालारिष्ट प्रभावी होगा, तो ही शिशु को अरिष्ट का कारक बनेगा। अब आप एक उदाहरण से इस बात को समझें। आप देखें कि मीन राशि में चंद्रमा और शनि बैठा है, तो जैसा पहले श्लोक में बताया गया था, इसके पूर्व वाले श्लोक में, कि पंचम में, द्वादश में, सप्तम में, नवम में पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा होना चाहिए। तो आप देखिए मीन राशि है, मीन राशि में चंद्रमा भी है और मीन राशि में शनि भी है। मेष लग्न की कुंडली है, मीन राशि में चंद्र और शनि दोनों हैं, और गुरु की दृष्टि इस पर नहीं है। गुरु आपके दशम स्थान में नीच राशि का बैठा हुआ है, तो गुरु की दृष्टि उस पर नहीं है, और बलवान गुरु भी नहीं है। गुरु की कदाचित तृतीय चरण वाली दृष्टि, तृतीय स्थान वाली दृष्टि कदाचित स्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति दशम स्थान में है, तो एक चरण दृष्टि से अपने तृतीय स्थान वाले ग्रह को भी देखेगा। तो बृहस्पति की दृष्टि कदाचित है भी, किंतु वह बृहस्पति ही बलवान नहीं है, बृहस्पति नीच राशि का है, दुर्बल है। और श्लोक में यह स्थिति बताई गई थी कि बलवान बलि भी, बलवान गुरु, बलवान शुक्र और बलवान बुध यदि उनके साथ युक्त हो और दृष्ट हो तो बालारिष्ट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बालारिष्ट की उत्पत्ति हो रही है, आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी बालारिष्ट योग और बालारिष्ट का भंग समझना चाहिए, उसके बाद ही जातक के लिए अरिष्ट का निर्धारण करना चाहिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। सौरी किसे कहते हैं, वाक्पति कौन है, आर किस ग्रह का पर्यायवाची शब्द है, और भृगु यह किस ग्रह को कहते हैं।